हाँ जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू एजेड एकेडमी फैमिली। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये चैप्टर आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो अगर बात करें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, आई थिंक दैट कि आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पता है भाई। देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे? अब हम लोग यहाँ बात कर रहे होंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो बच्चा, अगर उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या होते हैं? वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं? जस्ट कमेंट ऑन दिस चैनल कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्सुअली या फिर असेक्सुअली? भाई वो क्या करते हैं? सेक्सुअली क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, पहला पॉइंट। अब उसके बाद अगर हम आपसे पूछे, क्या पूछे भाई, कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, विविपोरस होते हैं या फिर ओविपोरस होते हैं? विविपोरस का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बेबी को डायरेक्टली क्या करते हैं, अपने बर्थ कैनाल से प्रोड्यूस कर देते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस दैट वो अंडे के रूप में नहीं आता ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? विविपोरस। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बेबी को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं अपने बर्थ कैनाल से, उसको क्या बोलेंगे? विविपोरस। तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है कि जो बेबी होता है वो डायरेक्टली आता है इस दुनिया में, कोई अंडे के रूप में तो आता नहीं। बिल्कुल, तो ये क्या होते हैं? विविपोरस होते हैं। ठीक है, विविपोरस होते हैं। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरी पॉइंट अगर बात करें हम आपसे, दूसरी पॉइंट अगर हम आपसे बात करें, क्या हम आपसे दूसरी बात करें कि जो ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग में ही बात करें, तो इन ह्यूमन बीइंग की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है, जो क्या है बच्चा? रिप्रोडक्टिव, जो क्या है? रिप्रोडक्टिव इवेंट है। वो इवेंट बच्चा एक सीक्वेंस में होता है। हमने आपसे क्या बोला? हमने आपसे बस इतना ही बोला कि ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वो क्या होता है? एक सीक्वेंस में होता है। जिससे पहले क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा ना। सबसे पहले क्या होता है बच्चा? प्री फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ कार्यक्रम ह्यूमन बीइंग्स में होने रखते हैं। तो क्या होता है पहला स्टेप? पहला स्टेप ये होता है कि आपका क्या होगा? गेमेटोजेनेसिस। पहला स्टेप क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सिंपल बात है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जो गैमेट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में जो गैमेट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म कहते हैं। राइट, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। और वहीं अगर बात करें, हम किसके बारे में बात करें? अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, फीमेल में जो गैमेट फॉर्म होता है उसकी गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ओवम कहते हैं। या फिर डिटेल में जाओगे तो पता चलता है कि उसको क्या कहते हैं? सेकेंड oocyte कहते हैं। तो अभी तक अगर आप ओवम समझ रहे थे, ठीक है, ओवम ही चलो, जब जरूरत पड़ेगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल में कौन सा गैमेट फॉर्म होता है? उसको बोलते हैं स्पर्म। फीमेल में जो गैमेट फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवम कहते हैं। ठीक है, पहला तो स्टेप यही होता है। उसके बाद जो गैमेट बना है मेल में, यानी जो स्पर्म बना है, वो ट्रांसफर होगा ना। बोलो हाँ ना, बिल्कुल। तो सेकेंड स्टेप होगा बच्चा क्या? इंसेमिनेशन। सेकेंड स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। अब अगला सवाल कि इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? तो वही बोले हम आपसे कि जो मेल के अंदर गैमेट बना है, यानी जो मेल गैमेट है, यानी जो स्पर्म है, वो फीमेल के जेनेटल ट्रैक्ट में क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। जेनेटल ट्रैक्ट मतलब जो वेजिना होता है, जो सर्विक्स होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटल ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट
अब बच्चा मेल गैमेट मतलब स्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, उसी को क्या हम लोग बोलेंगे, इंसेमिनेशन बोलेंगे। अब इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा, आपका ये क्या हुआ, मेल गैमेट गया है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में, तो आपको पता है फीमेल बॉडी में से क्या होगा, रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। तो जो आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट तीसरा स्टेप में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तीसरे स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जो मेल गैमेट है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट गया है फीमेल के ट्रैक, जेनेटल ट्रैक में, वो क्या होगा, फीमेल का जो गैमेट है यानी ओवम, इनसे फ्यूज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज व्हाट, फर्टिलाइजेशन। कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चा, जाइगोट फॉर्म होता है। इसके वजह से क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो कितने स्टेप आपको देखने को मिला, पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, फिर थर्ड क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फिर चौथा स्टेप आपको देखने को मिलेगा, और चौथा स्टेप आपको जो देखने को मिलेगा वो किसमें देखने को मिलेगा, आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन आता है, ठीक है। तो इसमें चौथा स्टेप क्या है हमारा ना, देखिए 3 स्टेप हो गए, इसके बाद चौथा स्टेप क्या होगा हमारा, तो होता है चौथा स्टेप बच्चा फॉर्मेशन ऑफ, चौथे स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, चौथा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। आई नो दैट ये टर्म आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा इस टाइम, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर चीज सब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात अगर समझे तो समझ लीजिए, ये एम्ब्रियो क्या होता है बच्चा, एक स्टेज होता है। एक क्या होता है, एम्ब्रियो का क्या होता है, स्टेज होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो क्या होता है, एक स्टेज होता है। देखो आप अभी देखो कि जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद तुरंत आपका एम्ब्रियो ऑन द स्पॉट नहीं बन पाएगा, कुछ समय के बाद एम्ब्रियो बनेगा। तो अब जाइगोट और एम्ब्रियो के बीच में कुछ तो गैपिंग आएगा, और जाइगोट डायरेक्टली तुरंत एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा। आपका जाइगोट से कुछ बनेंगे, फिर वो जो बनेगा उससे आपका एम्ब्रियो बनेगा। तो आपका क्या होगा बच्चा, पहले ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, एक स्टेज है, किसका स्टेज है, एम्ब्रियो का स्टेज है। पांचवा स्टेप क्या होता है बच्चा, पांचवा स्टेप क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। पांचवा स्टेप क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि जो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट है ये यूट्राइन के वॉल से क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। जस्ट सपोज दैट, नॉट सपोज दैट, आप देख लो, क्योंकि ये फीमेल का क्या हो गया, ट्रैक हो गया ना। हम रफ डायग्राम बना रहे हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अभी तो बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है हम लोग को ना। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट इधर से बन के आते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ब्लास्टोसिस्ट एक सेल ही है। तो ये जो सेल आपका ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या हो जाए बच्चा, फ्यूज हो जाए, या फिर क्या हो जाए, अटैच हो जाए। किससे अटैच हो जाए, ये पार्ट क्या है हमारा, यूट्राइन है। तो ये यूट्राइन के सब क्या है, वॉल ही है। तो यूट्राइन के वॉल से क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, कौन, ब्लास्टोसिस्ट। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चा इम्प्लांटेशन कहते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फ्यूज हो जाए, किससे फ्यूज हो जाए, यूट्राइन वॉल से, उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्लांटेशन कहते हैं ना। तो वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to the uterine
टू द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल से ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चा हमारा जो छठवां स्टेप है वो क्या है? क्या होगा बच्चा? गेस्टेशन होगा। अब कहोगे सर गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, पूछिए हमसे। दोस्तों गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? आपने देखा कि पहले क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। वो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? यूट्राइन वॉल से क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद उसमें बहुत सा डेवलपमेंट होता है, यानी पूरी तरह से जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप हो जाता है। तो गेस्टेशन का मतलब क्या होता है? गेस्टेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टेशन कहते हैं। एंड लास्ट स्टेप जो होता है, बताओ स्टेप क्या है हमारा बच्चा? पार्चुरेशन। अब इस स्टेप को क्या कहेंगे? मतलब इस स्टेप का मतलब क्या है बता सुनो। अब फिर से एक बार मैच कर लो। गैमेट बना, वो गैमेट फीमेल के ट्रैक में क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, वो फर्स्ट ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ? यूट्राइन के वॉल से क्या हुआ? फ्यूज हुआ। फिर क्या हुआ? गेस्टोटेशन हुआ, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है अच्छे तरीके से क्या हुआ? डेवलपमेंट होगा। जब एम्ब्रियो अच्छे तरीके से डेवलप हो गया, इसका मतलब बेबी क्या हो गया है? यूट्राइन में क्या हुआ? अच्छे तरीके से डेवलप हो गया। अब डेवलप हो गया तो उसको बाहर आना पड़ेगा, तो बाहर आता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन, यानी डिलीवरी ऑफ बेबी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पार्चुरेशन। तो आप देख रहे हो बच्चा, ये जो सीक्वेंस है वो एक 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 क्या है बच्चा? एक जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो क्या है? एक सीक्वेंस में है, वन बाय वन। पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, राइट? पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा, राइट? फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होगा? आपका इंसेमिनेशन होगा। तो कंफर्म बात यही होगा। फिर उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, थर्ड स्टेप। उसके बाद क्या होता है? आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। फिर इम्प्लांटेशन होता है। फिर गेस्टेशन होगा। फिर क्या होगा? आपका पार्चुरेशन। ये 7 स्टेप बच्चा वन बाय वन होते जाते हैं एक सीक्वेंस में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चा? जो हमारे क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नाउ फिर से हम लोग एक नया हेडिंग बनाते हैं। क्या? मेल रिप्रोडक्टिव अब सिस्टम क्या है लो, या फिर आप क्या कह लो? ऑर्गन कह भी सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन है, तो अगर हम बोले ये है कहां पर ना, ये है कहां पर, तो एक चीज आप ध्यान देखिए। चलिए आइए कलाकारी करते हैं हम लोग। आइए हम लोग कलाकारी करते भाई। जो बन गया, ठीक है, वो जो बना बहुत अच्छा बना है। ऐसे समझिए, नॉर्मली समझने के लिए बना रहे, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि जो थाई के बीच, जो ये थाई के बीच वाला इलाका रहता है, इस इलाके को हम लोग क्या बोलते हैं? पैल्विक रीजन। क्या बोलते हैं भाई? पैल्विक रीजन बोलते हैं। और जो स्टमक है, पैल्विक के ठीक ऊपर जो ये स्टमक वाला भाग है, जो ये स्टमक वाला भाग है, उस स्टमक वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्डोमेन। एब्डोमेन, ठीक है। और स्टमक के ठीक ऊपर जो चेस्ट वाला भाग है, चेस्ट वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? थोरैसिक रीजन। थोरैसिक रीजन कहते हैं, ठीक है। थोरैसिक रीजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, पैल्विक रीजन मतलब थाई के बीच वाला जो रीजन है उसको पैल्विक रीजन, उसके ठीक ऊपर जो स्टमक वाला रीजन उसको क्या बोलेंगे? एब्डोमेन रीजन। और एब्डोमेन के ठीक जो ऊपर, पेट के ठीक ऊपर जो चेस्ट वाला रीजन है उसको क्या बोलेंगे? थोरैसिक रीजन कहते हैं। तो भाई आप यहां समझिए कौन कौन सा रीजन है, ये तीनों टर्म का यूज होगा आपके अंदर। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, क्योंकि हम तुरंत इरेज करेंगे। इतना अच्छा भी नहीं बना कि हम इसको अपने स्लाइड में मेंशन करें, ठीक है। तो आप बस समझ सकते हो कि ये थाई के बीच में आप जो देख रहे हो उसको क्या, उस रीजन को क्या बोलते हैं? पैल्विक रीजन बोलते हैं। उसके ठीक ऊपर एब्डोमेन रीजन, उसके ठीक ऊपर थोरैसिक रीजन होता है, ठीक है।
आइए आइए, ठीक है, ओके। तो अब अगर बात करें आपसे, अगर हम बात करें कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट है बच्चा कहाँ पर, पैल्विक रीजन में। ये कहाँ प्रेजेंट है, पैल्विक रीजन में क्या है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है, इनको हम क्या कर सकते हैं बच्चा, इनको हम लोग दो पार्टों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम लोग दो पार्टों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हमने आपसे ये बोला कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रहा है बच्चा, इतनी बात समझ में आ रहा है आप लोग को, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आ रहा है तो जो आपका क्या है, जो आपका, इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसको, ये कौन है, ये क्या है, कौन है, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन होता है बच्चा, टेस्टिस होता है, वो कौन होता है, टेस्टिस होता है, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बहुत सारे क्या आएंगे, हमारे टाइप्स आते हैं, बताएंगे कौन कौन होते हैं। चलिए, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन है, टेस्टिस है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन आते हैं, चलिए उनके बारे में लोग बात करते हैं, चलिए उनके बारे में लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इधर देखते हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो जो क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं, तो क्या होता है बच्चा, एसेसरी डक्ट, वो किस में आते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं। जैसे अगर बात करें एसेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, अगर बात ही उठ गया तो बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें हम लोग बच्चा किसके बारे में, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये किस में होते हैं, ये एसेसरी डक्ट है। और डक्ट का मतलब समझिए जस्ट लाइक अ पाइप, जिससे क्या होता है, जिसमें क्या होता है, पानी फ्लो होता है, उसी तरह से डक्ट होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हार्मोन फ्लो होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चा हमारा वासा डिफरेंशिया, ओके। फिर एपिडर्मिस, एपिडिडाइमिस ना, उसके बाद हमारा क्या आएगा, वास डिफरेंस। भाई आप फोकस करना, आप फोकस करना इसमें और इसमें, ये बहुत एक जैसे लगते हैं बट अलग अलग है, एक जैसे लगते हैं बट अलग अलग है, इतना बात समझिए। तो कौन कौन आएंगे बच्चा, आपका कौन कौन आएगा, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेड टेस्टिस, ठीक है, वासा डिफरेंशिया, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस। उसके बाद आपका आएगा बच्चा इजैकुलेटरी डक्ट, ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और है ना, हम इधर लिख देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे यूरेथ्रा डक्ट, ठीक है। तो टोटल आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 डक्ट इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। इतनी बात समझ में आए, इतनी बात समझ में आ गया होगा, मैं आपसे इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या होते हैं बच्चे, एसेसरी ग्लैंड भी होते हैं, क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, क्या होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं,
वो एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, नोट कर लीजिए, सबके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो एसेसरी ग्लैंड आप देखोगे तो कौन आपको दिखाएगा, सेमिनल वेसिकल्स, वेसिकल्स, ठीक है, प्रोस्टेट, ओके, और एक और होगा जिसका नाम है क्या बोला, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड होते हैं बच्चा इन्वॉल्व, ठीक है। और उसके बाद आता है एक, उसके बाद है जेनेटल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब होता है ऐसे पार्ट जो हम बाहर से उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्या है उसके बाद बच्चा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में और कौन से पार्ट है आपके हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन 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 आता है, तो आएगा 2 चीज, एक तो बाहर से स्टडी कर सकते हैं पेनिस के बारे में और स्क्रोटम के बारे में। तो 2 चीज क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आते हैं। एक मिनट, 2 चीज क्या होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आता है, ठीक है, कौन कौन, पेनिस और स्क्रोटम। तो आप यहाँ पर चीज नोटिस कर सकते हो, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो मेरे भाई, क्या आप नोटिस कर सकते हो, आप यहाँ पर एक चीज अच्छा खासा नोटिस कर सकते हो, क्या कि एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये किसके पार्ट है बच्चा, ये किसके पार्ट है, ये पार्ट है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के, ठीक है, जिसमें से इतने डक्ट होते हैं, इतने ग्लैंड होते हैं, और ये 2 हमारे जेनिटल होते हैं, जेनेटिलिया होते हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में एक ही आता है जो क्या है हमारा टेस्टिस ही है ना। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा बच्चा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज क्या बच्चा, दैट इज टेस्टिस, दैट इज टेस्टिस, दैट इज टेस्टिस। तो आइए इनके बारे में स्टडी हम लोग अच्छा खासा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग टेस्टिस के बारे में बात करें, अगर हम लोग टेस्टिस के बारे में बात करें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा पहला पॉइंट कि टेस्टिस कितने होते हैं। तो बच्चा ये जो होते हैं ये कितने होते हैं बच्चा, एक पेयर में होते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं, एक पेयर होता है इनका, अ पेयर, मतलब एक पेयर होते हैं, यानी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर समझे हम लोग इसके बारे में, जो टेस्टिस है इसका काम क्या है भाई, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, गैमेट और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट एंड सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है इनमें से। अच्छा, तो उस सेक्स हार्मोन का नाम क्या है बच्चा, उसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है उसका नाम, एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होता है, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उस सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन हार्मोन है। अब सुनो, ऐसे समझो कि टेस्टिस के अंदर जो भी हार्मोन प्रोड्यूस हुए उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन में जो सबसे मोस्ट कॉमन हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं ना, मोस्ट कॉमन हार्मोन ऑफ एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। तो जो भी टेस्टिस के अंदर हार्मोन बना उसको क्या बोलेंगे, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन में सबसे ज्यादा जो
हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। इतनी बात हो गई, ठीक है, ठीक है। और गैमिट, कौन सा गैमिट बनेगा? मेल गैमिट, जो कि उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्म कह रहे हैं होंगे, ठीक है। अब आगे अगर बात करें, अब और आगे बात करें तो टेस्टिस से क्या होता है? जो आपके सेकेंडरी के सेक्स ऑर्गन थे उनको मेंटेन करता है ना? तो इसका एक काम और है क्या? इट मेंटेन सेकेंडरी, इट मेंटेन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है? मेंटेन करता है। अच्छा, ये बात बिल्कुल यही बात है, ठीक है। उसके बाद और इनकी अगर हम लेंथ की बात करें, हाँ, इसकी अगर हम इसकी बात करें, इसके हम विड्थ की बात करें यानी चौड़ाई की बात करें और इनकी लेंथ की बात करें ना, तो आप देखोगे कि इनकी जो चौड़ाई होती है टेस्टिस की वो 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। जो लंबाई होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिस की अगर चौड़ाई जानोगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है और लेंथ देखोगे तो कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब आगे अगर बात करें टेस्टिस के बारे में, तो जो टेस्टिस होता है बच्चा, ये कहाँ, इसकी लोकेशन की बात करें, इसके हम कहाँ की बात कर रहे हैं? इसके लोकेशन की बात कर रहे हैं कि टेस्टिस रहता कहां पर है। तो इट इज situated outside the abdomen cavity within, समझा रहे भाई इस बात को? ना? तो ध्यान सुनिए कि जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर, लेकिन एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्क्रोटम कहते हैं। उसी स्क्रोटम में क्या होता है बच्चा? ये रहता है ना। ये क्या होता है? जो टेस्टिस होता है, जो आपका क्या है, ये जो टेस्टिस है, ये क्या होता है? एब्डोमेन से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रोटम कहते हैं। उसी स्क्रोटम में क्या होता है? आपका टेस्टिस रहते हैं। तो टेस्टिस किस में पाए जाते हैं भाई? सॉरी, कितने पाए जाते हैं? एक पेयर, यानी कि 2 होते हैं। तो दोनों टेस्टिस जो होता है एक ही स्क्रोटम में पाए जाते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2 टेस्टिस होता है तो 2 स्क्रोटम होगा। गलत। यही क्वेश्चन आपका नीट में भी बनता है, या फिर एमएससी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी बनता है कि कितने स्क्रोटम पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो एक ही पाया जाता है। एक ही स्क्रोटम में दोनों टेस्टिस आपके क्या होते हैं बच्चा? उसके अंदर रहते हैं। तो आपने देखा कि एब्डोमेन के बाहर एब्डोमेन के बाहर और स्क्रोटम के अंदर क्या है? आपका टेस्टिस सिचुएटेड है, रहता है ना। अगर आपसे पूछे कि स्क्रोटम क्या है, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि स्क्रोटम क्या है, अब कुछ नहीं, अब स्क्रोटम के बारे में क्या बताओगे? ये क्या होता है? एक पाउच लाइक क्या स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस रहता है। यही आप बात बता दोगे, ठीक है। ये बात बता दो, ठीक। इतनी बात समझ। अब हम स्क्रोटम के, अब हम लोग देखो तो टेस्टिस के बारे में अगर देखें तो टेस्टिस की अगर विड्थ यानी चौड़ाई बात करें 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर। ये क्या करते हैं बच्चा? ये जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे एसेसरी ग्लैंड हो गया, जो आपके एसेसरी डक्ट हो गए, उनके फंक्शन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ ना। तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के फंक्शन है उसको भी मेंटेन कौन करता है? टेस्टिस करता है। टेस्टिस से क्या निकलता है? गैमेट, जैसे कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म कहते हैं। इससे सेक्स ऑर्गन निकलता है। जो सेक्स ऑर्गन निकलता है उसको एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन में जो सबसे ज्यादा हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। ये एक पेयर में पाए जाते हैं ना। और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं? तो एब्डोमेन कैविटी के बाहर स्क्रोटम में क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं ना। अब हम लोग बात करेंगे स्क्रोटम के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्क्रोटम के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई स्क्रोटम क्या है। स्क्रोटम, तो अगर स्क्रोटम के बारे में बात करें मेरे दोस्त ना, क्या बोले हम? इट इज पाउच। पाउच मतलब क्या होता है?
थैली, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये क्या करता है, सबसे बड़ा ये पहला काम, अगर किसी के बाहर कोई पाया जाता है, यानी ये क्या करता है बच्चा, प्रोटेक्ट द टेस्टिस, ये टेस्टिस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ठीक। यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये जो आपका स्क्रोटम है, ये क्या हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है कि जो टेस्टिस का है, जो टेस्टिस है उसके लो टेम्परेचर में, सॉरी टेम्परेचर को लो करने में क्या कर रहा है, मेंटेन करता है। तो कितना लो कर देता है, तो हमारे बॉडी का बच्चा 37 डिग्री टेम्परेचर होता है नॉर्मल, तो 2 से 3 डिग्री क्या करता है, लो कर देता है। कितना लो करता है भाई, तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, लो कर देता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को लो मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कितना लो टेम्परेचर कर देता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लो कर देता है, अकॉर्डिंग टू हमारे टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे 2-3 डिग्री सेल्सियस क्या करता है, कम कर देता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया। तो आज की क्लास में अगर हम लोग देखें बच्चा, तो यहीं तक इनफ करते हैं। कल की क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से कंटिन्यू करेंगे बच्चा, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्शन का, वहां से हम लोग शुरू करेंगे अपने टॉपिक, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, एक बार हम लोग पूरा देख लेते हैं क्या पढ़े हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं बच्चा हम लोग क्या पढ़े हैं। तो हमने आपसे बोला क्या, जो भी पढ़े यहाँ तक देख लेते हैं। हम बोले ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और ये बेबी पुरुष होते हैं। उसके बाद हमने आपसे बोला कि जो भी रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है एक सीक्वेंस में होता है, जैसे कि पहले गेमेटोजेनेसिस होगा, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट होगा, इम्प्लांटेशन होगा, गेस्टेशन होगा, फिर पार्चुरेशन होगा। ऐसे इवेंट आपका एक सीक्वेंस में होता है। फिर हमने बोला कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो प्रेजेंट कहाँ है, तो हमने बताया कि बच्चा वो कहाँ प्रेजेंट है, वो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद हमने बोला कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ऑर्गन होता है, उनको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है, टेस्टिस आते हैं। बाकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया आता है। एक्सेसरी ग्लैंड में आप देख सकते हो कि 7 हमारे डक्ट है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेटिस्ट, वासा इंफेरेंसिया, इपिडिडायमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। उसी तरह से अगर हम देखें एक्सेसरी ग्लैंड बच्चा आप देख सकते हो सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और हाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा भी नाम होता है जिसको हम लोग कॉपर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को में 2 आते हैं, 2 पार्ट आते हैं बच्चा, एक पेनिस होता है, दूसरा क्या होता है, स्क्रोटम होता है, ठीक है। फिर हमने बोला टेस्टिस के बारे में देख लेते हैं। हमने बताया टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एब्डोमेन कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं, गेमेट फॉर्मेशन करता है और सेक्स हार्मोन बनाता है। और क्या करता है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसके फंक्शन को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। इसकी विड्थ की बात करें 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। इसकी चौड़ाई की लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें टेस्टिस की, तो 4 से 5 ना, जैसे ऐसे समझिए ना, तो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी विड्थ हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लेंथ यानी लंबाई, तो कितना है, 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्रोटम के बारे में बताया कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये टेस्टिस के टेम्परेचर को लो करने में हेल्प करता है। कितना करता है बच्चा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है हमारे बॉडी की अपेक्षा, ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो एक पॉइंट अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ना, कि आपने देखा कि जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे होता है, आउटसाइड एब्डोमेन में होता है। लेकिन ये बात जो हम बताने जा रहे हैं अब वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना, हम चलते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी, आप लास्ट में देख सकते हो, 2 मिनट टाइम दे सकते हो भाई, नॉलेज की बात है। हम कहाँ चल रहे हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी से बाहर चलकर कुछ हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में रहता है, ठीक है, और एब्डोमेन कैविटी के बाहर होता है। लेकिन जब बेबी क्या होता है, अपनी माँ के कोख में होता है, ठीक है, तब उसके अंदर जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही बनता है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि जो बेबी होता है, जब वो अपने माँ के कोख में होता है,
तो उस दौरान जो क्या है टेस्टिस है वो एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही होता है, वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर नहीं होता है। लेकिन जब वो 7वां महीना होता है उसका, ठीक है, प्रेगनेंसी का जब 7वां महीना होता है तो 7वें महीने में क्या होता है, जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन कैविटी से निकलकर स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक, इस पॉइंट को नोट करना है, तो नोट। तो हम आपसे यही बता रहे थे, क्या बता रहे भाई, कि जो आपका क्या होता है ये टेस्टिस होता है, ठीक है, जब बच्चा 7 महीने का नहीं होता है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब अपने माँ के पेट में ही रहता है तब की हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम बच्चे के अंदर जो टेस्टिस है वो कहाँ बनता है, एब्डोमेन कैविटी में बनता है। लेकिन जैसे वो 7 महीने का हो जाता है वो लड़का, ठीक है, माँ के पेट में ही बात कर रहे हैं, जब वो 7 महीने का हो जाता है तो उसका टेस्टिस एब्डोमेन कैविटी से कहाँ आ जाता है बच्चा, स्क्रोटम में आ जाता है। किसके थ्रू आता है, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू आता है, ठीक है। और इसके पीछे जो काम करने वाला हार्मोन है वो कौन हार्मोन है बच्चा, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है कि जब बच्चा 7 महीने का हो जाता है तो उस दौरान एब्डोमेन कैविटी से उसका टेस्टिस स्क्रोटम में इंग्यूनल कैनाल के थ्रू आ जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ाकर। आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट ऑन दिस चैनल, कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।